नमस्कार, मैं मधु सिंह आप सभी का हिंदी मेला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के विमर्श और मेरा लेखन विषय पर आयोजित साक्षात्कार के अंतर्गत हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे समय के चर्चित एवं लोकप्रिय कवि राजेश जोशी जी। हिंदी मेला का यह मंच राजेश जोशी को अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि इस साक्षात्कार के माध्यम से हम उनके विचारों को श्रोताओं तक ले जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजेश जोशी ने हिंदी जगत को काफी कुछ दिया है अपने लेखन से। उन्होंने काफी कुछ लिखा है और उनका लेखन सिर्फ पढ़ा ही नहीं जाता बल्कि उन पर गंभीर चर्चाएं भी होती हैं और वे सिर्फ रचते ही नहीं बल्कि अपने समय के ज्वलंत प्रश्न टकराते भी हैं। उनमें वे जीवन की आभा भी तलाश करते हैं। ऐसे रचनाकार को पाकर हम सचमुच गौरवान्वित महसूस हो रहे कर रहे हैं। सर की रचनाएं हैं कविता संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच है। इन्होंने 4 नाटकों की भी रचना की है। जादू जंगल, अच्छे आदमी, टकरा का गाना, टकरा का गाना, हमें जवाब चाहिए। इन्होंने महत्वपूर्ण अनुवाद कार्य भी किए हैं और इनकी कविताएं जर्मन, रूसी, अंग्रेजी के साथ ही अनेक भारतीय भाषाओं में अनुदित हुई हैं। चर्चित पत्रिका इसलिए का इन्होंने लंबे समय तक संपादन एवं प्रकाशन किया है। वर्तमान साहित्य के कविता विशेषांक और नया पथ के निराला विशेषांक का संपादन भी इनके द्वारा किया गया। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। तो जब सर ऐसे समय में जब बोलने की मनाही हो और आप खुलकर अपने विचार रखते हैं तो सर ऐसे समय में यह लिखना कितना कठिन है? जब बहुत सारी चीजें अभिव्यक्ति पर जब संकट आते हैं तो निश्चित ही कि लिखना एक मुश्किल होता है। पर उसी समय सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है कि कैसे एक लेखक उस सारे प्रतिबंधों के बीच में वो रास्ते निकालता है जिससे रचना वो दूसरों तक पहुंचा सके। तो ऐसे रास्ते तलाशना भी कला का एक बहुत जरूरी काम होता है। जैसे हम देखें कि भारतेंदु ने जब अंधेर नगरी लिखा तो अंग्रेजों का शासन था और उसमें ये अंधेर नगरी जैसा नाटक लिखना एक बड़ी चुनौती, पर उसे इस ढंग से लिखा गया कि जो बात कहने की है वो लोगों तक पहुंच जाए और शासन उस पर सीधे एकदम प्रतिबंध न लगा। तो ये होता है ऐसे समय में कि एक कवि को या एक लेखक को वो रास्ते तलाशने होते हैं जिनसे वो रचना को संभव कर सके। बिल्कुल सर। सर ऐसा कहा जाता है कि आप मानते हैं कि कविता जादू है। सर इसके बारे में बताइए। एक लंबे समय जो बड़े आलोचक हुए हैं तो उनने ये तलाश किया कि कैसे कविता शुरू हुई होगी। तो बहुत सारी जो पुरानी प्राचीन परंपराएं थी जिनमें बहुत सारे वर्ड्स का यूज किया जाता था, तो वहां से कहा जाता है कि जॉर्ज थॉमसन ने कहा कि जो जादू के लिए जो उपक्रम होते थे, जादू का एक तत्व कहीं ना कहीं कविता में होता है। जादू कोई एक बड़ा अमूर्त सा शब्द है यूं तो, कि कोई जादू वास्तव में तो कुछ जादू होता नहीं, पर हम लोग कहते हैं ना जैसे उसने जादू कर दिया। कहते हैं कि उसमें कोई जादू नहीं करता बल्कि वो हमें चमत्कृत कर देता है। कोई पंक्ति ऐसी आती है जिसके लिए हम कहते हैं कि कवि ने जादू कर दिया। तो वो जो
चमत्कृत करती है, जो जो अचानक लगता है कि ये बात कैसे यानी एक कवि ने कह दी जो हमारे मन में कहीं अज्ञात में थी और अचानक बाहर आ गई। तो ये कुल मिला के जादू का मतलब उतना ही है। तो कविता वही काम करती है। बुनियादी रूप से आप जिस बात को कह नहीं पाते, क्योंकि आप ठीक-ठीक अभिव्यक्ति का वो नहीं ढूँढ पाते, पर आपके मन में होती है जो बात, उसे कवि कहता है। और कवि कहता है, तब आपको लगता है कि यही बात मैं सोच रहा था, यही बात तो मैं कहना चाहता था। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो एक रिश्ता है कि उस व्यक्ति की बात, उस व्यक्ति के दुख-सुख की बात वो कह सकता है, जो व्यक्ति अपने दुख-सुख को नहीं कह पाता, अपने पे हो रहे अन्याय को नहीं कह पाता, उसे अभिव्यक्ति के वो शब्द नहीं मिल पाते। उसको कहने का जो काम है, वो कवि के जिम्मे है और कविता वही काम है, बुनियादी रूप से। बिल्कुल सर। जब आपकी कविताएँ हिंदी मेला के मंच पर पढ़ी जाती हैं और बच्चों द्वारा आवृत्ति की जाती हैं, तो सचमुच लगता है कि वहाँ एक जादू चल रहा है और बहुत अच्छा लगता है। वो छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं और 5 साल के, 7 साल के, 11 साल के और एकदम नन्ही सी आवाज़ में जब वो आपकी कविता पढ़ते हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, वे मारे जाएँगे, तो सचमुच उस समय जो माहौल होता है, वो जादू की तरह ही होता है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपने लेखन के दौरान किस समस्या को सबसे बड़ी साहित्यिक चुनौती के रूप में देखा है? एक्चुअली मैं साइंस का विद्यार्थी था और जब मैं साहित्य में आया 73-72 के आसपास, 72 के अंत के आसपास, तो मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या ये थी कि मैं ना तो हिंदी कविता की परंपरा को जानता था, ना ही हिंदी कविता का जो समकालीन परिदृश्य था उससे भी मैं परिचित नहीं था। घर में कुछ पत्रिकाएं आती थी, धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, जो उस समय की पॉपुलर मैगजीन्स हुआ करती, तो उनमें छपने वाली कविताओं को तो थोड़ा बहुत हम लोग जानते थे। दूसरा, कवि सम्मेलनों में जो कविता पढ़ी जाती थी उसको जानते थे। पर वास्तव में समकालीन कविता का परिदृश्य क्या है या उसमें क्या-क्या काम हो चुके हैं, इसे हम नहीं जानते। तो ये जानना सबसे पहले जब लिखना शुरू किया, तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे जानें कि ये सब चीज़ें कैसी परंपरा रही है। तो एक बहुत ही यानी कहना चाहिए कि उस पूरी परंपरा को अच्छा, एक तो ये भी हुआ कि हिंदी कविता में जिस समय हम लोग आए यानी 70s के 70 के दशक में, तो एक बड़ी खंडित परंपरा हमें मिली। तो हमें उसको पूरे को ट्रेस आउट करने के लिए एक बहुत ही क्रिटिकली ट्रेस आउट करने के लिए क्रिटिकल इंक्वायरी के साथ ट्रेस आउट करने की आवश्यकता थी और वो हम लोगों ने किया कि उसे हम पूरी जैसे ये अजीब सा था कि हम लोग जब आए तो पूरे प्रगतिवाद के जो सबसे बड़े कवि नागार्जुन हो, त्रिलोचन हो, केदारनाथ अग्रवाल हो, शील हो, इनकी कोई किताब अवेलेबल नहीं होती। त्रिलोचन जी की किताब को छपे हुए 20-22 साल, बाबा की एक आध किताब मिल जाती थी यानी नागार्जुन की, केदार जी की एक आध किताब मिल जाती थी, पर बाकी किताबें नहीं मिलती। तो हम लोगों को लगा कि हम कैसे जाने कि प्रगतिवाद में क्या हुआ या प्रगतिवाद के कवि क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को बहुत ढूंढ ढूंढ कर तलाशा और एक तरह से पूरी परंपरा का पुनः अन्वेषण करना जिसे कहते हैं वो किया और पूरे प्रगतिवाद के उन तमाम कवियों को पुनः अपने लिए अर्जित किया यानी कहना चाहिए और ढूंढा और फिर बहुत सारी रचनाएं मैंने यानी जब त्रिलोचन जी का संग्रह साहब के ताए हुए दिन संपादित किया 80 में, तो तब लगभग 23 साल से ज्यादा हो चुके थे त्रिलोचन जी की किसी भी किताब को।
तो ये काम हम लोगों ने किया और इससे ये हुआ कि एक पूरी परंपरा को ट्रेस आउट करने का काम 70 के दशक में जो यानी जैसे 8वें दशक के कवि कहते हैं, तो 70 के दशक में बहुत सारे कवियों ने, यानी मैंने अकेले नहीं बल्कि बहुत सारे 70 के दशक में आए कवियों ने मिलकर ये काम किया कि अपनी पूरी परंपरा को पुनः ट्रेस आउट किया यानी बिल्कुल सर। उस समय सब कुछ जैसे आजकल चीज़ें जो हैं बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। गूगल पर अब सर्च तो करो। क्या है, अब तो आप गूगल से कहिए और हालाँकि उसमें कुछ-कुछ गलत भी जानकारी जी, मिल जाती है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमेशा विश्वसनीय नहीं है। जी, 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 जी। लेकिन सर आज की जो युवा पीढ़ी है, वो इसे ही सच मानती है। वो हाँ, किताबों ये तो है पर फिर भी विश्वास हमेशा कागज़ पे करना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि चाहे कितनी टेक्नोलॉज़ी आ जाए, टेक्नोलॉज़ी आपको सुविधा प्रदान करती है, टेक्नोलॉज़ी के इतने बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान। पर मुझे लगता है कि साहित्य की जब भी बात हम करें, तो हमें कागज़ को प्रमाण मानना चाहिए और उसी ढंग से ट्रेस आउट करना चाहिए अपनी पूरी परंपराओं को। ये मुझे लगता है, बाकी तो बिल्कुल सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कागज़ पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि यह कागज़ हमें ज्ञान से परिचित कराता है, समाज से परिचित कराता है और बहुत सारी नई-नई जानकारी भी देता है। निश्चित सर बिल्कुल सर। सर आज विश्व के समक्ष सबसे बड़ा संकट क्या है और आप इसे किस रूप में देखते हैं? एक बड़ा संकट तो जिसे प्रत्यक्ष कहें हम हमारी का जो बड़ा संकट हमारे सामने आया अचानक 20वीं यानी 21वीं सदी में जो बहुत बड़ा संकट था। ये एक ऐसा संकट था जो मतलब किसी भी उससे बाहर था आपके कंट्रोल से बाहर था, आपकी पहुँच में नहीं था। उसके लिए आपको बहुत सारी नए रिसर्च करना थे, नए अनुसंधान करना थे जिससे इस बीमारी से लड़ा जा सके। और फिर भी बहुत सारे लोगों को पूरी दुनिया के देशों ने बहुत सारे अपने लोगों को खोया इसमें। ये तो एक बहुत बड़ा संकट था जो सामने पर इसके अलावा एक बहुत बड़ा संकट इसी ए, काल में हम देखते हैं। हम देखते हैं कि जो वेलफेयर स्टेट की जो इकोनॉमी थी, उसके बाद जो 90s में कहना चाहिए, भूमंडलीकरण के साथ जो जिसे तथाकथित उदार अर्थनीति कहते हैं या बाजार की अर्थनीति कहते हैं, मुक्त बाजार की अर्थनीति। तो वो जो आई यानी कल्याणकारी राज्य के अलावा यानी उसको हटाकर वेलफेयर स्टेट की इकोनॉमी को हटाकर जो इकोनॉमी आई, वो इस अ, यानी 21वीं सदी के आते-आते लगभग विफल हो और उसकी विफलता ने एक बड़ा संकट ये पैदा किया क्योंकि कोई नई उसको यानी उसका कोई विकल्प, कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी अभी तक कोई नई आर्थिक योजना सामने नहीं। और ये नहीं होने से जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस पूंजीवादी शक्तियाँ हैं, उनके सामने बहुत बड़ा संकट था अपने को कैसे वो सुरक्षित करें। तो उन्होंने जो रास्ते चुने, वो रास्ते घातक थे क्योंकि वो दक्षिणपंथी राजनीति के एक ऐसे ढलान पर जाते थे, जहाँ तानाशाहियाँ आ सकती हैं, जहाँ फासिज़्म आ सकता है। तो उसकी आड़ में आप ज़्यादा दिन तक नहीं छिप सकते। अगर इकोनॉमिक फेलियर होगा, तो आप किसी तरीके की तानाशाही या किसी तरीके के फासिज़्म के पीछे छिप के अपने को नहीं बचा सकते। पर ये संकट आया और पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों में एक साथ दक्षिणपंथी शक्तियाँ ताकतवर इसका एक नुकसान यानी हुआ और उसके हम कह सकते हैं कि उसके जो असर हैं, वो कहीं न कहीं साहित्य में भी परिलक्षित हुए।
साहित्य में भी बहुत सारी दुविधाएँ हुई हैं। सबसे बड़ी दुविधा तो ये हुई कि जो नई पीढ़ी आ रही थी, उसको सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि टेक्नोलॉजी ने एकदम गति को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया। हर चीज़ की गति बढ़ तो गति बढ़ने के कारण इस समाज को की में हो रहे परिवर्तन को पकड़ना और समझना और उसे फिर फ़ॉर्मुलेट करना और उसे रचना में परिवर्तित करना, ये कठिन होता है। तो रचना में इस हमारे नए यथार्थ को, नई सच्चाइयों को रचना में लाने में एक रचनाकार को बहुत सारी असुविधाएँ सामने आई और ये टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी गतियों को बहुत तेज़ कर दिया है और इससे समाज की गति इतनी तेज़ हो गई है कि उसे ठीक-ठीक पकड़ पाना कहीं न कहीं रचना के लिए मुश्किल हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा संकट बिल्कुल एक सर। रचनाकार के लिए बहुत बड़ा बिल्कुल सर। और बिल्कुल सही कहा कि टेक्नोलॉजी ने हमें जिस तरीके से सब कुछ इतनी आसानी से उपलब्ध करा दिया है कि हम बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहते हैं और आज की युवा पीढ़ी सचमुच मतलब यूँ जैसे बोलते हैं ना 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाना या कुछ भी, हाँ, वो फास्ट तो फूड का कल्चर है। वो चाहते हैं बिल्कुल कि सर। फास्ट फूड की तरह ही लिटरेचर और कल्चर को हम फास्ट फूड की तरह प्राप्त कर लें, जो जी। कि संभव नहीं। और आज की युवा पीढ़ी भी यही चाहती है कि सब कुछ एकदम आसानी से समझ में आ जाए और सब कुछ आसानी से उनके सामने उपलब्ध हो जाए। ये एक बहुत हाँ, बड़ी समस्या है। हाँ और उससे तो फाइट आउट करना ही पड़ेगा नहीं तो मतलब लेखक इस फास्ट फूड से नहीं काम चला सकता यानी वो शॉर्टकट जो हैं वो रचना के लिए नहीं सर होते। फास्ट फूड रचनाकार के लिए बिल्कुल, शॉर्टकट नहीं है। उसको तो कठिन रास्तों से जाना ही होगा। बिल्कुल। सर फास्ट फूड कभी भी विकल्प नहीं हो सकता है, हम जो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं कभी हो नहीं सर। जी सर। तो सर जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे संकटों पर बात की, तो सर वर्तमान संकट का सामना करने के लिए साहित्य की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? और इसके लिए वैचारिक निकटता के लिए सामान्य बिंदु क्या हो सकते हैं? एक्चुअली जैसे साहित्य के बारे में अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क्या साहित्य सामाजिक बदलाव में कोई अपनी भूमिका अदा कर सकता है? साहित्य क्या इसमें कोई भूमिका अदा कर सकता है? साहित्य आंदोलन में कोई भूमिका अदा कर सकता है? ये सब सवाल बहुत बार-बार पूछे जाते हैं। पर फिर अगर ऐसा है कि वो सचमुच साहित्य जो है वो समाज के लिए उपयोगी नहीं मान लें, तो समाज इतने वर्षों से किसी चीज़ को क्यों ढोएगा? जो भी चीज़ उसके लिए यानी वो नहीं है, उपयोगी नहीं। समाज ऐसी चीज़ों को कभी भी नहीं ढोता। बहुत सारी चीज़ों को वो फेंक देता है, बाहर कर देता है करने से। पर हम पाते हैं कि साहित्य का महत्व बना ही रहता है, रचना का महत्व बना रहता है। तो उसका कोई कारण है, यानी वो कहीं न कहीं मनुष्य के मन को, मनुष्य की आत्मा को शक्ति देता है। इसलिए वो बार-बार जब भी दुःख में होता है, तो या जब भी परेशानी में होता है, तो क्यों अचानक तुलसीदास की अर्धाली याद आती है? क्यों अचानक कबीर याद आती है? क्यों अचानक मीरा याद आती है? क्यों अचानक और नए लोग याद आ जाते हैं, अचानक कोई गीत याद आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी भूमिका है, मनुष्य के मन को शक्ति देने की जो भूमिका है, किसी भी संघर्ष में, किसी भी आंदोलन के लिए। जब सामाजिक बदलाव होते हैं तो संघर्षों से होते हैं, आंदोलनों से होते हैं। उसमें कहीं न कहीं साहित्य जो आपके मन को शक्ति देता है, वो उस संघर्ष में आपके बदलती है कहीं न ये बहुत इनडायरेक्ट रास्ते हैं। हमें अचानक नहीं लगेगा कि अचानक किसी कविता ने कोई बदलाव कर दिया है, पर उसके कहीं असर होते हैं। रूसी क्रांति में मायाकोव्स्की ने बहुत सारे पोस्टर्स बनाए।
और एक एजेक्ट्रॉप थिएटर कहलाता था, जिसे अगर हम अपने उसमें ट्रांसलेट करें तो अपने नुक्कड़ नाटक जिस तरह, तो उस तरह के नाटक होते थे। तो आखिरकार अगर राजनीति ही क्रांति कर लेती, यानी क्रांतिकारी लोग ही क्रांति कर लेते या राजनीति ही क्रांति कर लेती, तो फिर गोरकी और ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ती, माइकोस्की वगैरह की आवश्यकता ही नहीं होती। तो कहीं न कहीं इनकी भूमिका है, हमारे यहाँ भी भूमिका है। हमारे पूरे साहित्य में अगर देखें हम, यानी स्वाधीनता संग्राम में देखें, तो हम पूछ सकते हैं कि अंग्रेजों ने माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा, नवीन जैसे लोगों को गिरफ्तार क्यों किया? अगर साहित्य कोई भूमिका ही नहीं अदा कर रहा था, तो आपको इनसे डर क्या था? आपने किया ना, आप डरे। आपने प्रेमचंद की किताब पे बैन लगाया। तो क्यों लगाया? इसलिए कि आप जान रहे थे कि प्रेमचंद की कहानियां इस समाज के परिवर्तन में या स्वाधीनता संग्राम में कोई भूमिका अदा कर सकते हैं। ये बड़ी सत्ताएं, यानी अंग्रेजों की सत्ता, जिनका सूरज नहीं डूबता था, वो तक ये महसूस कर रहे। साहित्य की एक बड़ी भूमिका है जो जो बहुत ही अप्रत्यक्ष, यानी वो बहुत प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, पर उसकी भूमिका होती है। इसीलिए सत्ताएं आप हमेशा पाएंगे, चाहे इमरजेंसी का पीरियड देख लें, अभी वर्तमान का पीरियड देख लें, आप बार बार पाएंगे कि सत्ताएं साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों के प्रति कहीं ना कहीं क्रूर होती है, और वो उनको कहीं न कहीं रोकने का काम करती हैं, वो उनको जेल में डालने का काम करती हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी जेलों में। तो क्यों है? अगर आपको सब विचार से कोई दिक्कत ही नहीं है तो आखिरकार क्यों सुधा भारद्वाज को इतने दिन बाद, इतने 3 साल तक आपने जेल में रखा? तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि कहीं न कहीं साहित्य की, विचार की भूमिका होती है, जो समाज के बदलाव में एक रोल प्ले करती है। तो ये तो मुझे हमेशा जी सर, बिल्कुल सर। प्रेमचंद की रचना सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था जब वो प्रकाशित हुई थी। और माखनलाल गिरफ्तार हुए, बालकृष्ण शर्मा, नवीन गिरफ्तार हुए, सुभद्रा जी गिरफ्तार हुई, जी, है ना? और तो नागार्जुन जी ने भी अपनी शासन की बंदियों हाँ, बिल्कुल सर। दिनकर पे वो हुआ, इन पे फणीश्वर नाथ रेणु को गिरफ्तार किया गया। हाँ, उनको भी तो जेल जाना पड़ा था। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं, गिरधर राठी जैसे बिल्कुल, हमारे बहुत सारे। आज के कवि हैं, हमारी उम्र के, हमसे थोड़े से बड़े, वो पूरे 19 महीने जेल में रहे। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग गिनाए जा सकते। तो ये होता है, मतलब साहित्य की भूमिका उतनी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती जितनी प्रत्यक्ष सीधे आंदोलनकारियों की दिखाई देती है, या जितनी राजनीतिज्ञों की दिखाई देती है, पर वो होती है। सर, जैसा कि हम हिंदी क्षेत्र में कलाओं और साहित्य के बीच किस तरह संबंध स्थापित किया जाए जिससे साहित्य का लोकप्रियकरण हो सके? एक्चुअली थोड़ा सा हम ये पिछले कुछ लंबा समय ऐसा हुआ, खासतौर से हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदी में ऐसा हुआ कि हिंदी में नाटक को हमने अक्सर साहित्य से बाहर कर दिया। नाटक एक ऐसी विधा थी, या नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें सारी कलाओं का संयोजन हो जाता। इसीलिए नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद कहा गया था, कि उसमें संगीत भी है, उसमें कविता भी है, उसमें कहानी भी है, उसमें सब कुछ, यानी सारी कलाएं हैं, गायन है, संगीत है, नृत्य है, सब तरह की कलाएं। तो नाटक एक बहुत जरूरी विधा है, और दूसरी भाषाओं में देखें, जैसे बंगला में या मराठी में या कन्नड़ में, वहां नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसने एक बड़ी भूमिका अदा की नाटक साहित्य को पॉपुलर बनाने, साहित्य को लोकप्रिय बनाने।
दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साहित्य को लोकप्रिय बनाती हैं, पर नाटक भी एक बहुत बड़ी विधा है। तो ये एक तो बहुत आवश्यक चीज़ मुझे लगती है कि नाटक को फिर से हिंदी में साहित्य के बीच एस्टेब्लिश करना चाहिए। दूसरा मुझे जो लगता है कि हमें ऐसे मंच बनाना चाहिए, ऐसे लोकप्रिय मंच बनाना चाहिए। जब ये तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि कवि सम्मेलन और मुशायरा जो है, उसका पतन हो गया। अब किसी काम का नहीं बचा। एक गंभीर साहित्य के लिए तो वो किसी काम का नहीं बचा। पर वो अगर काम का नहीं बचा तो उसके एक समानांतर हमें मंच बनाना चाहिए। और अगर हम समानांतर मंचों को, हालाँकि बने, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि नहीं बने, बहुत सारे नई कविता के पाठ के मंच तैयार हुए, पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो होने लगेगा, तो हम ये समझ सकेंगे कि बहुत सारी कलाएँ आपस में मिलती हैं जब, उसमें साहित्य भी है। उन कलाओं के साथ जब मिल जाता है, तो ऐसा उत्सव अ साहित्य को भी लोकप्रिय बना। मध्य प्रदेश में 73 में उत्सव 73 पहली बार हुआ और उसके बाद उत्सवों की एक श्रृंखला शुरू हुई थी और उसमें सब कलाएँ होती थी। उसमें नाटक भी होता था, उसमें संगीत भी होता था, उसमें गायन होता था, उसमें नृत्य होता था और उसमें एक सेमिनार होता था साहित्य पे, फिर एक कविता की सुबह करके एक कार्यक्रम होता था, जिसमें बहुत सारी कविता। तो उसने अच्छा उसमें काफ़ी अच्छी ऑडियंस होती थी, हम लोगों ने भी पढ़ा उसमें उस समय और नागार्जुन थे उसमें और तमाम विष्णु खरे थे और भी मलियज वगैरह सभी। तो पहली बार लगा, हम लोग तो बिल्कुल नए थे, मैं और अरुण कमल उसमें सबसे नए कवि। तो लगा कि कितनी बड़ी ऑडियंस एक साथ उसे सुनने के लिए उपस्थित। तो अगर नए मंच बनाए जाएँगे और ढंग से कविता की प्रस्तुति की जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो लोकप्रिय बनेगा। तो ये समझना चाहिए कि कला के जो बहुत सारे माध्यम हैं, वो सब मिलकर कहीं न कहीं साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए एक ऐसा मंच बना सकते हैं, जिसमें सब कलाएँ मौजूद हों और साहित्य भी। जी। बिल्कुल सर। और हमारी सर संस्था जो है सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन, ये कोशिश कर रही है कि साहित्य का लोकप्रियकरण हो और हम लोग हर साल पिछले 26 साल से हिंदी मेला आयोजित कर रहे हैं ताकि उसमें 7 दिन अलग-अलग नृत्य प्रतियोगिता, लोकगीत, काव्य संगीत, लघु नाटक प्रतियोगिता और आशु हाँ, भाषण, वाद विवाद सारे प्रतियोगिता करते हैं और साथ ही पुस्तक मेला मतलब एक छोटा-सा कॉर्नर होता है जहाँ पर पुस्तकें भी होती हैं। ताकि जो विद्यार्थी आएँ, वो पुस्तकों में भी रुचि ले सकें, उन्हें पढ़ें और समझें। तो एक कोशिश तो सर हो रही है कोलकाता में भी और सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर आपको किन लेखकीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और फिलहाल अभी आप क्या नया लिख रहे हैं? यूँ तो अ कविता तो एक ऐसी चीज़ है जो सोच के नहीं लिखी जा सकती, तो कविताएँ लिखते ही रहते हैं। पर मुझे मेरी इच्छा है, मैंने पिछले कुछ साल पहले 12 में एक किस्सा कोताह करके एक किताब लिखी थी जो जो जिसे कहा जाता जा सकता है कि वो मुक्त आख्यान था। यानी वो नॉवेल नहीं था, वो आत्मकथा भी नहीं थी और शहर वृत्तांत भी नहीं था बल्कि इन सब का गपड़तान था। यानी इन सबको मिला के कुछ और मुझे लगा कि एक ऐसे फॉर्म की आवश्यकता है एक हमारे समय में, जब विधाएँ जो हैं वो टूट रही हैं। विधाओं में एक तरह का एक ऐसा ठहराव आया है कि उसको थोड़ा-सा मुक्त करने की आवश्यकता है। ऐसे समय आते हैं जब आपको विधाओं
को भी मुक्त करने की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि उपन्यास में एक तरह का ठहराव है, तो मुक्त आख्यान की आवश्यकता है। एक ऐसा आख्यान जो उन सीमाओं से मुक्त हो जो उपन्यास की सीमाएँ हों। उसी तरह से वो किस्सा कोता लिखा गया था और मुझे लगता है कि यानी अभी मेरी इच्छा जो है कि एक बार और उसको अटेम्प्ट मैं करना चाहता हूँ मुक्त आख्यान को। हुँ, बचे हुए बहुत सारे किस्से हैं, तो एक तो ये मैं लिखना चाहता हूँ और बाकी जो कविताएँ तो ऐसा होता ही है कि आप निरंतर जब जी। वो जागृत होती तो लिख आती है, तो कविता तो लिखी ना। जी सर। कुछ दिन पहले वागर्स में पढ़ी थी तानाशाह कविता, हाँ, जो काफ़ी चर्चित हुई थी, मतलब वागर्स में तो छपी ही थी, इसके अलावा फेसबुक पर अलग-अलग लोग जो थे, उसको हाँ, वो अपने डाल अनुसार देते हैं, कर रहे थे। सही बात है। बहुत अच्छी कविता थी और यथार्थपरक थी। ज़रूरी है आज के समय में बोलना। हाँ, बहुत ज़्यादा। वो तो ख़ैर होता ही है कि कविता अपने समय से अगर मुठभेड़ नहीं करे तो फिर वो उस कविता का कोई बहुत जी, मतलब नहीं होता। तो उसे जी तो सर। अपने समय से तो मुठभेड़ करना ही होगी। सर आपको अग्रिम शुभकामनाएँ और हमें इंतज़ार रहेगा, बेसब्री से इंतज़ार रहेगा हुँ, कि इस बहुत आख्यान का, क्योंकि वो जो पहली जब प्रकाशित हुई थी, तो वो काफ़ी चर्चित हुई थी लोगों के हुँ, बीच। तो बहुत लोगों को पसंद आया कि बहुत ज़्यादा इतना सर, भी मैंने भी हाँ, तो अच्छा लगा सर पढ़कर। तो सर मैं अब ये कहना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि युवाओं को लेकर हिंदी मेले जैसा आयोजन की क्या उपयोगिता है और क्या संभावनाओं पर आपकी क्या राय है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे उसमें मेरे विचार से। एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या हिंदी की ये है कि हिंदी समाज, जिसे रामविलास शर्मा ने हिंदी जाति कहा, उसकी कोई कल्चरल आइडेंटिटी जिसे कहते हैं, सांस्कृतिक अस्मिता अ, उतनी पुख्ता ढंग से नहीं बनी जैसे बंगला की है या मराठी की है या मलयालम की है या कन्नड़ की है और भारतीय भाषाओं की। उस ढंग की कल्चरल आइडेंटिटी हमारी नहीं बनी। तो इस कल्चरल आइडेंटिटी को निर्मित करने के लिए, इस कल्चरल आइडेंटिटी को पाने के लिए आखिरकार कौन से उपाय हो सकते हैं? मुझे लगता है कि जैसा हिंदी मेला जैसा ऐसे आयोजन एक जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं या उनसे एक बहुत बड़ी जो बात उम्मीद हम सब लोग करते हैं, वो ये है कि हिंदी इसी तरह से धीरे-धीरे अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्राप्त करेगी। जैसे बंगला ने प्राप्त की, जैसे अन्य भाषाओं ने प्राप्त की। उसी ढंग से हिंदी भी अपनी वास्तविक सांस्कृतिक अस्मिता को प्राप्त करने के लिए उसको ऐसे मेलों की, ऐसे उत्सवों की, ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है जिससे उसको बहुत दूर तक लोग जान सकें। और कोई भी मेला जो होगा वो हमेशा युवाओं के ही दम पे होता है। जितने भी उत्सव देखते हैं या जितने भी मेले देखते हैं, तो उसका जो दारोमदार है वो तो युवा पीढ़ी पे ही होता है। तो युवा पीढ़ी को बहुत सीरियसली इस बात को समझना चाहिए, यानी बहुत गंभीरता से इस तरह के मेले को इस गंभीरता से लेना चाहिए कि ये मेला सिर्फ कोई मेला नहीं है, यानी ये कोई सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है। ये कहीं न कहीं हमारी भाषा की सांस्कृतिक अस्मिता को निर्मित करने का एक बड़ा आयोजन है, जिसे अगर इस गंभीरता से अगर युवा पीढ़ी ले, तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा भाषा को तो होगा ही। तो जब भाषा को फ़ायदा होता है तो उसके रचनाकार को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। तो युवा रचनाकारों को अगर सचमुच आगे बड़ा काम करना है, तो उन्हें इन चीज़ों को गंभीरता से समझना चाहिए। हिंदी मेले जैसी और मुझे तो बहुत खुशी है कि बंगाल जैसी जगह में
यानी जहाँ पहला हिंदी अखबार निकला, जहाँ बहुत सारे हिंदी का काम हुआ, वहाँ हिंदी मेला हो रहा है। बहुत सारे हिंदी प्रदेशों में नहीं हो रहा है। बहुत सारे हिंदी प्रदेशों में इस तरह के आयोजन नहीं है, जैसा कि हिंदी मेला कलकत्ता में हो रहा है। तो मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि किस तरह हमारी भाषा का प्रसार होता है, और मैं भी बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएँ। निराला तो कलकत्ता यानी बंगाल से ही आए। हिंदी का जो सबसे बड़ा कवि है, वो बंगाल से आया था, उसने हिंदी सीखी और फिर हिंदी का जी वो बड़ा कवि। तो उनके लिए तो बंगला पहली भाषा थी। तो इसलिए ये ये संबंध जैसे बनते हैं ना, भाषाओं के बीच का जो संबंध बन रहा है, ऐसे संबंध बनेंगे तो पूरे भारत की सारी भाषाएं मिलकर जो भाषाओं को नष्ट करने का काम हो रहा है, भाषाओं को मारने का काम हो रहा है, उसको उसका प्रतिरोध हो सकेगा, उसको यानी उसको चुनौती दी जा सकती। भाषाओं को अगर बचाना है तो भाषाओं के बीच ऐसे सेतु बनना चाहिए। तो ये हिंदी मेला उस सेतु का काम भी कर रहा है, जो भाषाओं के बीच में एक सेतु की काम करता है। ये बहुत सारे काम एक साथ होते हैं जब आप एक उत्सव या एक मेला करते हैं। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है, और मुझे लगता है कि इसे अगर सीरियसली हमारे युवा रचनाकार इसे बहुत गंभीरता से, तो शायद ये हमारे लिए आगे के भविष्य के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद है कि हमारे जो श्रोतागण हैं, जो इस साक्षात्कार को सुनेंगे, वे भी लाभान्वित होंगे और सक्रिय रहें, और हमेशा सर आपका स्नेह हिंदी मेला को मिलता रहे। बिल्कुल।